हेलो माई सेल्फ नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनन की क्या परिभाषा है, जनन किसे कहते हैं। जनन के लिए हम एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्रजनन भी कहते हैं। इसके लिए रिप्रोडक्शन इंग्लिश टर्म यूज़ होता है। तो प्रजनन यह एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि यह सभी सजीवों में होती है। जिन भी जीवों में जीवन पाया जाता है, जिन्हें हम सजीव कहते हैं, उनमें प्रजनन एक लक्षण के रूप में जानते हैं हम। तो इस प्रकार से प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखता है या जन्म देता है। तो इस प्रकार से वे जीव जो कि नए जीव या नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें हम जनक कहते हैं, पेरेंट कहते हैं। और उनसे बने हुए या उत्पन्न हुए नए जीव को हम संतति या ऑफस्प्रिंग कहते हैं। इस प्रकार से यह परिभाषा हो गई। आगे देखिए, जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन। तो कोई भी जो सजीव होता है वो एक निश्चित आयु सीमा तक ही जीवित रहता है। तो इसी आधार पर हम इस जीवन अवधि को परिभाषित करेंगे। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो भी समय अवधि, जो भी टाइम पीरियड होता है, उसे हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो किसी भी जीव का जीवन काल जो है वो उसके आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी किसी के आकार के आधार पर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसका जीवन काल या वो कितने समय तक जीवित रहेगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आम का वृक्ष और एक अगर हम पीपल के वृक्ष को कंपेयर करें, दोनों की तुलना करें, तो एक आम का वृक्ष जो होता है वो लगभग 100 से 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें पीपल का वृक्ष तो इसका जो आयु समय अवधि जीवन अवधि दी है वो 1500 वर्ष से 2500 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे कई जीवों की जीवन अवधि को पढ़ेंगे। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें कई सारे जीव बने हुए हैं, पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ के तो जीवन अवधि लिख रखी है, कुछ की नहीं। तो हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिफेंट यानी हाथी बना हुआ है। हाथी का जो समय जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पैन होती है, वो लगभग 75 वर्ष तक की होती है। उसी प्रकार एक गुलाब का जो पौधा होता है वो लगभग 10 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यहाँ पर कुत्ता है यानी कि डॉग है, ये 16 वर्षों तक इसकी जीवन अवधि दी है। उसी प्रकार से बटरफ्लाई यानी कि तितली है, ये 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रहती है। कौवा यानी कि क्रो, ये 15 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसी के बाद दूसरा पक्षी है पैरट यानी कि तोता, ये 140 वर्षों तक जीवित रह सकता है। जो बरगद का वृक्ष होता है ये लगभग 300 से 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो 300 से 500 वर्षों तक। उसी प्रकार यहाँ पे गाय दे रखी है। गाय की जीवन अवधि लगभग 26 वर्ष की होती है। इसी प्रकार से कई सारे जीव हैं। घोड़े की बात करें, घोड़ा 50 वर्षों तक जीवित रह सकता है। क्रोकोडाइल, यहाँ पे मगरमच्छ है, ये 60 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यहाँ पे आपका धान का पौधा है जो कि इसका 3 से 4 महीने तक का इसका जीवन अवधि होता है। टॉर्टोइस यानी कछुआ, ये लगभग 100 से 150 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जन्म के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्योंकि सभी जीव एक समान नहीं हैं, उनमें जटिलता है, उनमें विभिन्नताएं हैं, देखने में अलग हैं, उनके जीवन जीने का तरीका अलग है, इसीलिए उनके जनन करने के तरीके भी अलग हैं। तो बेसिकली सामान्यतः जनन 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन को हम पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे इंग्लिश में एसेक्सुअल बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अलैंगिक जनन, तो इसमें मुख्य विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के जनन में एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी संतान की उत्पत्ति सिर्फ एक ही जीव से होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक का निर्माण होगा यानी गैमेट नहीं बनेगा और ना ही युग्मक मिलेंगे। युग्मक संलयन मतलब युग्मकों का मिलना, नर और मादा युग्मकों का मिलना यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो रही है।
तथा इनसे जो बनने वाली संतान यानी संतति होगी आकार की और आनुवंशिकी में समान होगी, यानी उनके आकार, रंग, रूप सब में समानता होगी। जैसा जनक होगा, जैसा पेरेंट होगा, बनने वाली संतान भी हूबहू बिल्कुल अपने जनक के समान दिखाई देगी। ठीक है, आनुवंशिकी रूप में यानी कि उनमें गुणसूत्रों की भी समानता होगी, हर लक्षणों की भी समानता होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नई संतति जो है वो जो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह, जो दिखने में बिल्कुल समान हो, इनमें कोई अंतर ना हो। इस प्रकार के जो अलैंगिक जनन होते हैं ये मुख्यतः हम देखें तो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, यानी निम्न श्रेणी के जो पौधे हों या जीव हो, जंतु होते हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसे मैं आपको बता दें, अलैंगिक जनन का एक और प्रकार होता है जिसमें हम कायिक जनन को पढ़ते हैं, यानी बीज को छोड़कर, कायिक जनन का अर्थ होता है बीज को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से अगर नया पौधा बनेगा तब हम उसे कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे हम अलग से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप ये जान लें कि अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है कायिक जनन, जो उच्च श्रेणी यानी हायर प्लांट्स में प्रजनन यानी जनन करने की एक विधि है जो पौधों में पाई जाती है, जिसमें बीज के अलावा भी पौधे के अन्य भाग से नया पौधा हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जनन का दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो लैंगिक जनन जो है इसमें दो जीव इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसमें दो जीव भाग लेते हैं, दो भिन्न लिंग के जीव जिन्हें हम नर तथा मादा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नर व मादा में के जनन अंगों में, जनन अंग बोले हम या जनन अंग बोले एक ही बात है, इनके लिए एक टर्म और यूज़ होता है जिन्हें हम गोनैड्स कहते हैं। ठीक है, तो नर व मादा के जनन अंगों में युग्मक बनते हैं, यानी कि गैमेट्स का निर्माण होता है एक विशेष अवस्था में। ठीक है, अब ये युग्मक क्या होते हैं? युग्मक एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। ये कोशिकाएं यानी कि युग्मक गैमेट्स कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? आधी होगी। ठीक है, तो नर और मादा के जनन अंगों में युग्मक का निर्माण होता है। बाद में ये युग्मक यानी कि ये गैमेट्स संयोजित होकर यानी कि दोनों मिलते हैं और एक नई रचना का निर्माण करते हैं जिन्हें हम युग्मनज कहते हैं। यानी कि नर दूसरी और मादा दोनों युग्मक मिल करके इन्होंने एक नई रचना बनाई जिसे हम युग्मनज यानी कि ज़ाइगोट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अगुणित था नर, और ये मादा युग्मक ये भी अगुणित थी। तो इन दोनों ने मिलकर n+n यानी एक नई रचना बनाई जो कि ज़ाइगोट यानी युग्मनज के नाम से जानी जाती है, जो 2n होती है यानी द्विगुणित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। युग्मनज में बाद में विभाजन होता है, यानी इसकी जो एक कोशिकी युग्मनज बनता है ये विभाजित होकर पहले 2 कोशिकाओं में, 2 से इस प्रकार से 4 कोशिकाओं में, फिर 8 कोशिकाओं में, और इस प्रकार से आगे विभाजित होती चला जाता है और एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। यानी युग्मनज से ही विभाजन के बाद नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के लिए कुछ और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है आपका सहजनन यानी सिनजेनेसिस, ये भी लैंगिक जनन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा उभय मिश्रण यानी एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि जहाँ युग्मक निर्माण भी हो यानी कि गैमेट फॉर्मेशन भी हो, और मिक्स, और दूसरा होता है यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। युग्मकों के मिलने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं निषेचन। निषेचन यानी नर और मादा युग्मकों का मिलना। ठीक है, विशेष तौर पे उनके केंद्रकों का मिलना, उनके न्यूक्लियस का मिलना जो है ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो जिस भी प्रक्रिया में युग्मक भी बन रहे हैं और निषेचन की घटना भी हो रही है, ऐसी प्रक्रिया को हम एम्फीमिक्सिस, एम्फी मतलब बोथ, दोनों प्रक्रियाएँ हो रही। तीसरा शब्द है एम्फीगोनी। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन के लिए हम 3 शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं: सहजनन सिनजेनेसिस, उभय मिश्रण यानी एम्फीमिक्सिस, और एम्फीगोनी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नए वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।